हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अब तक हम लोगों ने ऑर्डर नंबर 10 के बारे में बात की थी और ऑर्डर नंबर 10 के बाद में मैं आप लोगों के साथ जो दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स डिस्कस करने वाला हूं वो है ऑर्डर नंबर 14 और इसके साथ में हम ऑर्डर नंबर 15 के बारे में बात करने वाले हैं। सो ऑर्डर नंबर 14 और 15 इसके बारे में बात क्यों करनी है, अब इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। बिफोर वी कम टू ऑर्डर नंबर 15, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अब जो हम टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा बेसिकली ऑर्डर नंबर 14। तो अभी हम लोग ऑर्डर नंबर 14 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका प्रॉपर आपको लॉजिक और एक्सप्लेनेशन दोनों मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये टॉपिक किसके बारे में है। नाउ दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, अब इसी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर आप अभी सोच रहे हो कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बात क्यों की जा रही है, तो अभी मैं इसका भी आपको एक प्रॉपर रीजनिंग जो है वो मैं आपको दे देता हूं। मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये टॉपिक मैंने पहले स्टार्ट किया है। इस टॉपिक से पहले हम जो पहले वाले ऑर्डर्स थे उनको कर सकते थे, यानी कि हम ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 12 और ऑर्डर नंबर 13 को पहले कवर कर सकते थे। लेकिन मैंने इंटेंशनली एक बार ऑर्डर नंबर 14 को पहले लिया है। ऑर्डर 14 को 15 को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्डर नंबर 11 के ऊपर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिकली इसलिए है कि जब हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर 14 के बारे में बात करते हैं तो ये बात करता है बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में। जैसा कि मैंने अभी ऊपर लिखा है, एक बार फिर लिख रहा हूँ। अब इशू क्या होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये स्टेज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सिविल केस में। अगर आप पूछ रहे हो कि सर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑर्डर नंबर 14 और 15 इससे रिलेटेड ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब 15 में क्या लिखा हुआ ये बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद में ट्रायल जो होती है ना किसी मैटर के ऊपर, तो ट्रायल ऑफ ए सिविल सूट, तो ट्रायल ऑफ ए सिविल सूट जो होती है वो किसके बाद में होती है, बेसिकली वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद में ही होती है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक सिविल केस जो है उसमें पहले क्या हो जाए, उसमें पहले इश्यूज जो है वो इश्यूज फ्रेम हो जाए। ये बात आपको समझ में आई। तो उससे पहले की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, दैट बिफोर बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल। ठीक है, ट्रायल में अब क्या होगा, ट्रायल में सारा जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, उसके बाद जो प्लेंटिफ के एविडेंसेस हैं, डिफेंडेंट के एविडेंसेस हैं, आर्ग्यूमेंट हैं, ये सब कौन सी स्टेज में होता है, ये सब ट्रायल वाली स्टेज में होता है। ये सारी चीजें ट्रायल वाली स्टेज में होंगी, उसके बाद जजमेंट आएगा। लेकिन उससे पहले राइट, अब यहाँ पे जो रिलेवेंट ऑर्डर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर 16 आ गया, ऑर्डर नंबर 17 आ गया, 16A आ गया, ऑर्डर नंबर 18, तो वो सारे ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। लेकिन अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले, अब आप लोगों को पता है कि इशू फ्रेम होने से पहले ये वाले जो ऑर्डर्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इन वाले ऑर्डर्स की कंडीशंस को यहाँ पे पूरा करना पड़ता है। अब इससे पहले कौन से ऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो ये मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ। मैं एक एक्चुअली थोड़ा सा अलग, मैं यहाँ पे आई वॉन्ट टू यूज अ डिफरेंट कलर ताकि मैं आप लोगों को अब ये समझा दूँ। अब आप जरा देखिएगा, इशू फ्रेम होने से पहले क्या क्या चीजें हो चुकी है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी हम लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर ली है, मतलब हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 तक आ गए हैं। राइट, अभी हम लोग ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 वाली स्टेज तो हमने पूरी कर ली है। मतलब पार्टीज ने अपना प्लेंट भी फाइल कर दिया है, समन्स भी इशू हो गए हैं। राइट, समन्स भी इशू हो गए हैं, और समन्स इशू होने के बाद में पार्टीज ने अपना प्लेंट भी फाइल कर दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट भी पूरा कर दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया है डिफेंडेंट का, और उसके बाद में अपीयरेंस ऑफ पार्टीज भी हो गई है, उसके बाद में जो अगली स्टेज आती है, ये अगली स्टेज जिसको मैं बात करता हूँ किसके बारे में, जिसको मैं डापा बोलता हूँ। ये डापा क्या है, बेसिकली ये मेरी बनाई हुई एक शॉर्ट फॉर्म है, ये मेरी ही बनाई हुई एक शॉर्ट फॉर्म है। प्लीज ऐसा लॉ में ऐसी कोई फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म गिवन नहीं है। अब अगर मैं डापा आपको बताऊं तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं जिन ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहा हूं, इन ऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में।
तो डापा में आई बेसिकली टॉक अबाउट, इसमें मैं बात करता हूँ ऑर्डर नंबर 11 से लेकर, यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर 11 से लेकर ऑर्डर नंबर 13 तक डिस्कस करते हैं। तो ये यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले वाली जो स्टेज होती है उसमें हमें ऑर्डर नंबर 11 से लेकर ऑर्डर नंबर 13 वाली, ऑर्डर नंबर 13 की जो स्टेजेस हैं उनको पूरा करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है ऑर्डर नंबर 11 जो कि आईडीपीआई के बारे में है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईडीपीआई? ये आईडीपीआई भी मैंने ही बनाया है। आईडीपीआई का मतलब क्या है, मैंने बनाया है, इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सो ये सारी स्टेजेस जो है ना, आप देखिए स्टेजेस को समझिए, ट्राई टू मेक ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब आप इनकी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे ना इसके बारे में, व्हेन यू मेक सच अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी स्टेज में क्या क्या चीजें हो रही है, तब आपको रियल सेंस में लॉ जो है वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि एक सिविल केस में क्या होता है, मेनली हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी स्टेज पे क्या हो रहा है, कौन सा ऑर्डर कहां लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको आईडीपीआई बताया, तो आईडीपीआई बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है इंट्रोगेटरीज के बारे में, ये बात करता है डिस्कवरी के बारे में, ये बात करता है प्रोडक्शन के बारे में, और ये बात करता है इंस्पेक्शन के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं आईडीपीआई। मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोगेटरीज। इंट्रोगेटरी जिसमें कि आप सामने वाली पार्टीज को कुछ क्वेश्चंस लिख कर देते हो और सामने वाली पार्टीज का रिप्लाई करती है। फिर डिस्कवरी होता है, डिस्कवरी, उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, और इंस्पेक्शन। इन सब के बारे में ऑर्डर नंबर 11 में लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद में आता है कौन सा, उसके बाद में हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑर्डर आता है विच इज बेसिकली ऑर्डर नंबर 12। आईडीपीआई आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्या, ये आता है हमारा ऑर्डर नंबर 12 जिसमें हम एडमिशन के बारे में बात करते हैं। अब एडमिशन जिसकी हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 58 के साथ में, तो राइट। तो एडमिशन यहाँ पे किसके बारे में बात करेगा, अब यहाँ पे देख लेना। मैंने आपको बताया 3 ऑर्डर्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। डिस्कवरी बताया मैंने आपको, फिर क्या बताया, प्रोडक्शन। डिस्कवरी बताया, फिर आपको मैं बता रहा हूँ डिस्कवरी, प्रोडक्शन, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब आ गया कौन सा, अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ गया ऑर्डर नंबर 12 जो बात करता है किसके बारे में, जो बात करता है एडमिशन के बारे में। एडमिशन जिसको कि हम बोलते हैं किसी बात को एक्सेप्ट करना, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करना। और ये एडमिशन जो होता है ना, ये एडमिशन किस में होता है, ये बेसिकली प्लेंटिफ करता है अपने प्लेंट में और डिफेंडेंट करता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। एडमिशन अलग अलग स्टेजेस में होती है, उनके बारे में प्रॉपरली मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन एक एडमिशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल प्लेंटिफ अपने प्लेंट में ये क्लेम करता है कि मैंने डिफेंडेंट को पैसा दिया था, और डिफेंडेंट भी क्या करता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में इस बात को एडमिट कर लेता है। तो वो एक तरीके से क्या आ गया, वो एक तरीके से उसकी साइड से होने वाला एडमिशन है। यही वही वाला एडमिशन है जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, पुराने वाले से कनेक्ट करके बताऊंगा अभी आपको मैं। 1872 जो है उसके सेक्शन नंबर 17 से लेकर 23 में लिखा हुआ है, ये वो वाला एडमिशन है ना, जिसमें कन्फेशन भी शामिल होता है। एडमिशन मतलब किसी बात को एक्सेप्ट करना। सीपीसी में एडमिशन कैसे काम करता है, प्रॉपर इसका डिस्कशन जो हम लोग करेंगे। उसके बाद अगला जो ऑर्डर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑर्डर यहाँ पे आपको देखना है, देखो ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इनके बाद में क्या होता है, इनके बाद में अब ये चीज होती है। अब यहाँ पे जो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न, तो इसको बेसिकली हम लोग PIR बोलते हैं, PIR। तो ऑर्डर नंबर 13 में हम इसके बारे में बात करते हैं, PIR। तो ये बात करता है प्रोडक्शन के बारे में, इंपाउंडिंग के बारे में एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये प्रोडक्शन कैसे काम करता है, ये तब काम करता है जब आपको, जो आप सूट में क्या करते हो, फोटोकॉपीज लगाते हो ना, तो आपको जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट आपको कोर्ट में करने होते हैं, उसके लिए आप ऑर्डर नंबर 13 को यूज करते हो। सो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 13 के अंडर एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि आपने पहले कोर्ट में फोटोकॉपीज लगाई थी, उसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, उसके लिए यहाँ पे आ गया ऑर्डर नंबर 13। सो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले आईडीपीआई आ गया, ये 3 ऑर्डर्स आ गए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ किसके बारे में, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। और फ्रेमिंग इश्यूज के साथ में ही, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के साथ में यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर नंबर 15 के बारे में भी बात कर लेंगे कि ऑर्डर नंबर 15 का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और इसी ऑर्डर नंबर 14 के साथ में एक और ऑर्डर रिमोटली जो कनेक्टेड है, जो कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करता है, थोड़ा सा इसका रेफरेंस देता है, दैट इज बेसिकली ऑर्डर नंबर 10। तो वो ऑर्डर नंबर 10 भी वहाँ पे आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए यहाँ पे रिलेवेंट हो गया। ऑर्डर नंबर 15 कैसे रिलेवेंट होगा, ये आपको अच्छे से बात समझ में आ गई, 15 कैसे रिलेवेंट होगा। और यहाँ पता है अब कौन सा आता है, ये अब ऑर्डर नंबर 16 आप देखते हो, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर 16, 17, 18
ये जो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें समन के बारे में बात करते हो, तो ऑर्डर नंबर 16, 17 और 18 ये सारे अब ट्रायल वाले, ये सारे वाले ट्रायल के ऑर्डर्स आ गए। यहाँ पे इनके साथ में ना मैं एक और ऑर्डर जो है एक और रिलेट करूंगा, क्योंकि मैंने डापा लिखा था, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डापा। तो मैंने डापा लिखा तो मैंने देखो क्या लिख दिया था, मैंने डिस्कवरी का डी यूज कर लिया, मैंने डिस्कवरी का डी यूज कर लिया, यहाँ पे IDPI मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया, लेकिन उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर आप ऑर्डर नंबर 11 को ध्यान से देखोगे, ऑर्डर नंबर 11 को याद करने की टेक्निक है, जो टेक्निक मैंने यहाँ पे बनाई है IDPI, क्योंकि 4 चीजें उसके अंदर आ गई। वैसे इसका जो नाम है, इसका नाम ऑर्डर नंबर 11 का नाम ही डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन है। अब यहाँ पे मैं एक और ऑर्डर साथ में जो यूज कर रहा हूँ, दैट इज ऑर्डर नंबर 19। तो इसके लिए साथ में एक और ऑर्डर रेलेवेंट हो जाता है, दैट इज ऑर्डर नंबर 19, क्योंकि इनको यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, ऑर्डर नंबर 19 की यहाँ पे इसको जरूरत पड़ती है। ये बात आपको समझ में आ गई। सो हेयर बेसिकली व्हाट दे नीड, जो भी यहाँ पे प्रोसेस होगा उसके लिए ऑर्डर नंबर 19 जो है वो काम आएगा, ऑर्डर नंबर 19 काम आएगा। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे सर अभी हम टॉपिक पे नहीं आए हैं, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक तो अभी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ही है। लेकिन माना टॉपिक फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है, लेकिन मैं क्या है कि मैं इतना कंजूस टाइप का इंसान नहीं हूँ, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है कि आई एम व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है, आई डोंट रियली केयर, बिकॉज वॉट आई केयर इज कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर सकूँ, इसलिए इट डजेंट मैटर। और इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देना इतना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूँ, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँ, वॉट एवर आई नो एंड वॉट एवर आई नो, वॉट एवर आई हैव एक्वायर्ड इन दीज राइट, जो मैंने पिछले 12, 13, 14 सालों में जो भी मैंने सीखा है वो सब मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं और अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या है, तो ये बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक देके बता देता हूँ, ये काम कैसे करेगा, इसके सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। एक चार्ट जो है ये मैं रेंडमली बना रहा हूँ, ये चार्ट मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को राइट समझाने के लिए कई बार ऐसी रेंडमली चार्ट्स बना देता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि वो चार्ट कैसा बनेगा। एनीवेज चलो, तो चार्ट के ऊपर आते हैं। तो देखो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं, हम यहाँ पे एक फैक्ट को देखते हैं, एक फैक्ट, ठीक है, हिंदी में जिसको शायद क्या बोलते हैं, तथ्य बोलते हैं फैक्ट को। तो ये हमने एक फैक्ट ले लिया। अब सबसे पहले हम उस फैक्ट को 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जब हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि फैक्ट्स कौन कौन कहता है। यू ऑल नो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लेंटिफ किस में कहता है, प्लेंटिफ कहता है प्लेंट में, और डिफेंडेंट कहता है किस में, डिफेंडेंट उनको बोलता है रिटर्न स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो डिफेंडेंट उसको कहां बोलता है, डिफेंडेंट बेसिकली उसको रिटर्न स्टेटमेंट में बोलता है। अब एक बात देखिएगा, अब ये जो फैक्ट्स हैं, अब इसमें सबसे पहले देखिएगा कि जो एडमिटेड है, जो दोनों पार्टीज ने एडमिट कर लिया है, जो एडमिटेड है उनके ऊपर देयर इज नो कंट्रोवर्सी, ये तो आपको पता है, उनके ऊपर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है, राइट। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में डिफेंडेंट के ऊपर देयर आर 20 एलिगेशंस, 20 पॉइंट्स में 20 अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए हैं, और डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट में उसमें से 5 बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, ये एक्सेप्ट्स 5 थिंग्स। वो बोलता है हाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने इससे पैसा लिया था, वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि मैंने इससे इतना अमाउंट लिया था। वो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जिनको वो एडमिट कर रहा है उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन जिनको वो क्या कर रहा है, जिनको बेसिकली वो डिनाई कर रहा है, जिनको बेसिकली क्या कर रहा है, वो कंटेस्ट कर रहा है, जिनको वो कंटेस्ट कर रहा है उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर देयर इज ए कंट्रोवर्सी। और आपको पता है कि जब तक डिफेंडेंट का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक हम
ये कैसे बात करेंगे? तो उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, जिसको कि वो क्या कर रहा है, जिसको कि बेसिकली वो कंटेस्ट कर रहा है, कंट्रोवर्सी कर रहा है, यानी कि जिसको वो क्या कर रहा है, जिसको वो बेसिकली चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं इस बात को पूरी तरीके से चैलेंज करता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? एक पर्सन ये कह रहा है कि मेरे को प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन से खाली करवानी है, क्योंकि इस पर्सन का इस प्रॉपर्टी के पे इलीगल तरीके से कब्जा करके बैठा है, पोजेशन है उस प्रॉपर्टी पे। तो यहां पे वो जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है ना, वो पर्सन पता है क्या कहता है? जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है वो पर्सन बेसिकली ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इसने मुझे रेंट पे दी नहीं थी, और ये जो पर्सन मुझसे प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है ये इस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है। तो यहां पे वो बेसिकली इस बात को चैलेंज कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर खुद है। तो यहां पे अब कोर्ट को क्या करना होता है, यहां पे अब बेसिकली कोर्ट को वो पॉइंट्स डिटरमाइन करने होते हैं। कोर्ट्स को क्या करना होता है, कोर्ट्स को वो पॉइंट डिटरमाइन करने होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, कंट्रोवर्सीज है, जिन पॉइंट्स के ऊपर दोनों पार्टीज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक पार्टी ने जो एलिगेशन लगाया है, दूसरी पार्टी उस एलिगेशन को डिनाई कर रहा है, ठीक है। और अब आपको पता है जब बेसिकली क्या होता है, जब पार्टीज का एग्जामिनेशन होता है, जब पार्टीज का एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होता है यहां पे, तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज में भी यहां पे मैं आपको क्या बता देता हूं, यहां पे आप देखिएगा ऑर्डर नंबर 10। तो जब पार्टीज का एग्जामिन होता है तो कोर्ट बेसिकली क्या करता है, कोर्ट बेसिकली ओरल एग्जामिनेशन करता है पार्टीज का, और ओरल एग्जामिनेशन करके भी पार्टीज बेसिकली ये एग्जामिनेशन करके भी कोर्ट यहां पे ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों पार्टीज को लेकर किस पॉइंट के ऊपर डिस्प्यूट है, किस एक पॉइंट के ऊपर दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं, आपस में झगड़ रही हैं। तो अब कोर्ट क्या करेगा यहां पे, राइट, ओरल एग्जामिनेशन कर लिया, तो यहां पे कोर्ट ने किस किस की हेल्प ली है ये जरा देखिए। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर्स की कोर्ट ने हेल्प ली है। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्प ली किसकी, ऑर्डर नंबर 10 की कोर्ट ने हेल्प ले ली। इसके साथ में कोर्ट ने देखा कि प्लेंटिफ ने ऑर्डर नंबर 7 में अपने प्लेंट में क्या लिखा है, उसके बाद डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फिर ऑर्डर नंबर 10 यहाँ पे आ गया। अब कोर्ट क्या करेगा, अब बेसिकली कोर्ट को करने हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। नाउ अब कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पे करेगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब जब कोर्ट यहां पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर देगा, अब ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूं। अब यही बेसिकली ट्रायल का बेसिस बनेगा, ट्रायल का क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। अब यहां पे कोर्ट क्या करेगा, ऐसे कुछ इश्यूज फ्रेम करेगा, राइट, जैसे कि ऐसे मैंने लिखा 1 2 3, और यही बेसिकली क्या बनेगा, कोर्ट के जजमेंट का बेस बन जाएगा। जो जजमेंट होगा ना कोर्ट का, वो जजमेंट इन्हीं इश्यूज के ऊपर बेस्ड होगा। इज इट क्लियर? तो वो बेसिकली कोर्ट के जजमेंट का क्या बनेगा, जजमेंट का बेसिस बनेगा, जजमेंट का आधार बनेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ इट, तो चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके बारे में बता देता हूं। अब देखिए इश्यूज फ्रेम बेसिकली क्यों किए गए। सबसे पहले इसको इसलिए फ्रेम किया गया कि ट्रायल में किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज ना हो, पार्टीज को पता हो बेसिकली कि किस बात के ऊपर उन्हें एविडेंस देना है। तो कोर्ट यहां पे क्या करता है, इसीलिए अब सोर्सेज मैंने आपको बता दिए कि पार्टीज ने बेसिकली जो एलिगेशंस लगाई एक दूसरे के ऊपर, जो प्लीडिंग में एलिगेशंस लगाई गई, उन सबको कोर्ट ने क्या ले लिया, कोर्ट ने यहां पे ले लिया है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से आगे चलते हैं, और यहां से आगे चलते हैं कि अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, तो इसको बताने के लिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का मतलब आपको समझ में आ गया, वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के ऊपर पार्टीज के बीच में कंट्रोवर्सी है, पार्टीज के बीच में कंट्रोवर्सी है। एक पार्टी मान लीजिए दूसरी पार्टी की ओनरशिप को डिनाई कर रही है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो एक पार्टी ने कहा कि हम ये नहीं मानते कि दूसरी पार्टी के पास में इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, और इसलिए सेकंड जो फर्स्ट पार्टी है वो हमारे ऊपर केस फाइल करने का राइट रखती नहीं है। तो ये क्या आ गया, ये बेसिकली एक इशू आ गया। इसी को हम क्या बोल देंगे, ये इसी को हम एक नाम दे देंगे कि वो एक इशू आ गया है, जिस इशू के ऊपर कोर्ट को अपना फैसला देना है, ठीक है, राइट। अब सबसे पहले यहां पे मैं इश्यूज को एक बार डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इश्यूज को मैं डिवाइड कर देता हूं। तो इश्यूज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले यहां पे कौन सा आ गया, फर्स्ट वन इज इशू ऑफ फैक्ट एंड सेकेंड वन इज इशू ऑफ लॉ। इज इट क्लियर? तो ये आ गया देखिए,
इशू ऑफ फैक्ट और दूसरा आ गया इशू ऑफ लॉ। इसके बारे में बात करें। अब इशू ऑफ फैक्ट बेसिकली किससे रिलेटेड होते हैं? वो फैक्ट्स जिनको लेकर डिस्प्यूट है, फैक्ट्स इन डिस्प्यूट। और इशू ऑफ लॉ बेसिकली किससे हो गया? ये बात करता है बेसिकली लीगल ऑब्जेक्शन की। कई बार ये भी कहा जाता है कि देयर आर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और लॉ, दोनों भी होते हैं। अब ये बेसिकली किस तरीके से आ गया ये देखिए। अब ये आ गया लीगल ऑब्जेक्शन के बारे में। अभी लीगल ऑब्जेक्शन के बारे में भी बात करते हैं। वो लीगल ऑब्जेक्शन जो कौन ले रहा है? रेज्ड बाय द डिफेंडेंट, रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक बात यहां पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। तो यहां पे जजेस का काम क्या होता है? जजेस बेसिकली क्या करते हैं, पूरे प्लेंट को, रिटर्न स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में उसमें से इश्यूज जो हैं उसको डिराइव करते हैं, इश्यूज को डिराइव करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से इश्यूज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इशू आ गया बेसिकली कौन सा? रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। अब फैक्ट्स इन डिस्प्यूट के बहुत सारे एग्जांपल है जो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले जब हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो इशू ऑफ लॉ के बारे में यहाँ पे क्या करते हैं? लॉ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो जब हम यहाँ पे इशू ऑफ लॉ के बारे में बात कर लेंगे तो हमें बहुत सारी क्लियरिटी जो है ना वो इसको लेकर आ जाएगी। ये समझ लो कि यहाँ पे कोर्ट जो है वो अपने लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है, जिन क्वेश्चंस का आंसर कोर्ट को ट्रायल में ढूंढना है। ये बात समझ में आ गई? कोर्ट अपने लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है, जिन क्वेश्चंस का आंसर कोर्ट को ट्रायल में ढूंढना है। इज दैट क्लियर? सो ड्यूरिंग, getting my point, during framing of issues, court frames certain questions and answer of this questions, answer of this question will be found in trial। उनको डिस्कवर करेंगे किसमें? ट्रायल में। और अल्टीमेटली उनका आंसर किसमें लिखा जाएगा? जो कोर्ट के जजमेंट आएगा उस जजमेंट में वो आंसर जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर नंबर 10 देखोगे तो ऑर्डर नंबर 10 में ये बात क्लियर लिखी हुई है रूल नंबर 1 और 2 में कि ये कोर्ट की तरफ से ऑब्लिगेटरी होगा टू एग्जामिन द पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ टू फाइंड आउट द डिस्प्यूट, कि उनका डिस्प्यूट किस तरीके से है। ठीक है, तो कोर्ट हैव टू कंसीडर मेड अंडर ऑर्डर नंबर 10, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 एट द एप्रोप्रिएट स्टेज। इज दैट क्लियर? अब देखो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब क्या इश्यूज ऑफ लॉ यहाँ पे क्या हो सकते हैं? जैसे कि इश्यू ऑफ लॉ यहाँ पे ये हो गया कि जो सूट फाइल किया है, द सूट इज, मैं फैक्ट्स एंड डिस्प्यूट, इश्यू ऑफ फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा। द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ये जो सूट फाइल किया है ये लिमिटेशन से बार्ड है। ठीक है, उसके बाद में अगला यहां पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पे ये हो सकता है कि वो जो ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन नहीं है। सो द कोर्ट हैज नो पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। बात समझ में आई आपको? कोर्ट के पास में पेक्यूनरी या टेरिटोरियल क्या नहीं है? जुरिसडिक्शन नहीं है। अब मैं यहां पे आपको देखिए क्या बोलूंगा। अब यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि अब आप जाइए किसके ऊपर? सीपीसी के सेक्शन नंबर 21 पे जाओ। क्यों जाएं हम सीपीसी के सेक्शन नंबर 21 पे? क्योंकि जो सीपीसी का सेक्शन नंबर 21 है वो हमें बताता है कि कब एक पार्टी आकर ये ऑब्जेक्शन कर सकती है। याद है ना आपको कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन नहीं है, तो क्या कर देना चाहिए? उस पार्टी को अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। याद है, पढ़ा था सेक्शन नंबर 21 पे, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और वो जो ऑब्जेक्शन है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले हो जाना चाहिए। राइट, वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले एक पार्टी को ऑब्जेक्शन जो है वो कर देना चाहिए। वो आपने यहां पे देख लिया। तो जो भी उसकी लीगल ऑब्जेक्शन होती है ना, रेज्ड बाय द डिफेंडेंट, लीगल ऑब्जेक्शन, ये पता है रिटर्न स्टेटमेंट में लिखी होती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में वो क्लियरली लिख देगा कि अरे इस मैटर के ऊपर तो ऑनरेबल कोर्ट के पास में क्या नहीं है? जुरिसडिक्शन ही नहीं है। उसके बाद में अगर उस पार्टी को लगता है कि ये मैटर जो है ये किस में आ रहा है, ये बेसिकली बोल दिया कि अगर यहाँ पे ये अंडर वैल्यूड है, प्रॉपर यहाँ पे क्या नहीं हुआ,
प्रॉपर यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है और प्रॉपर जो कोर्ट फीस है वो पे नहीं करी, प्रॉपर कोर्ट फी जो पे करनी चाहिए थी वो पे नहीं करी, तो अंडर वैल्यूएशन है और कोर्ट फीस जो है वो पे नहीं करी। उसके बाद में अगर इस सूट में क्या लगता है, अगर इस सूट में रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है, इस सूट में रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, सेक्शन नंबर 11 यहाँ पे सीपीसी का अप्लाई हो रहा है, इसलिए इस कोर्ट को इस बात सुनना नहीं चाहिए। या फिर किसी पार्टी को लगता है कि ना इस सूट में क्या हो रहा है, बेसिकली इस सूट में मान लीजिए नॉन जॉइंडर हो रहा है, याद है ऑर्डर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, तो नॉन जॉइंडर किसका हो रहा है, बेसिकली नॉन जॉइंडर जो है वो हो रहा है नेसेसरी पार्टी का, नेसेसरी पार्टी को यहाँ पे पार्टी बनाया ही नहीं गया है, तो इसलिए कोर्ट को क्या करना चाहिए, इसलिए कोर्ट को इस मैटर की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये कौन से आ गए, ये सारे के सारे वो इश्यूज आ गए, इश्यूज ऑफ लॉ। अब इनको फ्रेम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये इसको फ्रेम कैसे किया जाएगा, अब इसका भी एक प्रॉपर एग्जाम्पल जो है वो मैं देख लेता हूं, ठीक है। जैसे कि वो ये बोल रहा है कि कोर्ट के पास में, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताता हूं कि वो ये कहता है कि कोर्ट के पास में क्या नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट उसने बोल दिया कि कोर्ट के पास में क्या नहीं है, ऑनरेबल जो कोर्ट है, कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जुरिडिक्शन के ऊपर पहले क्वेश्चन उसने उठा दिया है, तो कोर्ट पता है यहां पे अब इशू फ्रेम कैसे करेगा, ये देखना। अब सुनिए, अब कोर्ट यहां पे ऐसे इशू फ्रेम करेगा, वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ, suit of the plaintiff is out of the jurisdiction of the court। ये आपको मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, कोर्ट ऐसे इशू फ्रेम करेगा, ये इशू का बेस्ट एग्जाम्पल है, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या ये जो पूरा सूट है, आई बात समझ में, ये जो पूरा का पूरा सूट है ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है या नहीं है, ठीक है। अब इस बात का जवाब कहां मिलेगा, इस बात का जवाब कोर्ट अपने जजमेंट में देगा, आई बात समझ में आपको। उसके बाद एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, ठीक है। अब कोर्ट को यहां पे क्या लगता है, गेटिंग माय पॉइंट, तो इसको बेसिकली इसके ऊपर क्या करना है, इसको बेसिकली इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, अब सेकंड एग्जांपल देना कि रिटर्न स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट में वो इशू रेज कर रहा है किसके बारे में, वो कह रहा है देयर इज ए इशू रिलेटेड टू रेस जुडिकेटा, इशू रिलेटेड टू रेस जुडिकेटा। तो यहां पे क्या बनेगा ये देखो, रेस जुडिकेटा का इशू है, तो यहां पे इशू कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा, whether the suit of the plaintiff whether the suit of the plaintiff is barred by res judicata, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ रहे हैं आपको, ये प्रॉपरली मैं इसलिए लिख लिख के बता रहा हूं ताकि आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा ठीक है, ये होते हैं बेसिकली इश्यूज, वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा से, राइट, रेस जुडिकेटा से वो बार है या नहीं है। और बताऊं मैं आपको इश्यूज ऑफ लॉ का, यहां पे अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी यहां पे मिल जाएगी। लिमिटेशन की बात कर ली, रेस जुडिकेटा के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, ये आ गया रेस जुडिकेटा, ये आ गया जुरिडिक्शन। अब जैसे कि आ सकता है कि कोर्ट फीस, कि वो जो पर्सन है उसने कोर्ट फीस प्रॉपर पे नहीं करी है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ज़रा देखो, यहाँ पे अब इशू फ्रेम कैसे होगा, तो यहाँ पे इशू ये फ्रेम होगा, वेदर
whether the plaintiff has paid an improper, whether the plaintiff has paid an improper court fee. Rendering the suit not maintainable. Not maintainable. राइट? सो ये एक और एग्जाम्पल आ गया, ये एक और एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पे उसने प्रॉपर कोर्ट फीस पे करी है कि नहीं करी है. तो यहाँ पे हमने किसको कवर कर लिया? यहाँ पे हमने कोर्ट फीस को कवर कर लिया. इज इट क्लियर? ये बेसिक बातें आपको समझ में आई? तो ये बेसिकली हमने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को देखा. लेकिन ये जो हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को देख रहे हैं, यहाँ पे हमने किसके बारे में बात करी है? हियर वी हैव डिस्कस्ड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑफ लॉ. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑफ लॉ. तो ये सारे के सारे इश्यूज ऑफ लॉ आ गए. अब इश्यूज ऑफ फैक्ट का टॉपिक जो है वो हमारा बाकी है कि फैक्ट में कैसे इशू फ्रेम होते हैं. फैक्ट में कैसे इशू फ्रेम होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, बट उसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के टॉपिक को इसलिए मैं इसको डिवाइड करके करवा रहा हूं. ठीक है? जजमेंट राइटिंग जब पढ़ेंगे, और मैं आपको ये बता देता हूं कि जजमेंट राइटिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को मेंस में जजमेंट राइटिंग भी करनी होती है. तो वहां पे आपको इस तरीके से यहाँ पे पता होने चाहिए कि इशू कैसे फ्रेम होते हैं. सो दिस इज हाउ इश्यूज आर बीइंग फ्रेम्ड. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इश्यूज ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं और आगे इस टॉपिक को समझते हैं. ऑलराइट, थैंक यू.